नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में डीस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर ये सब कुछ देख लिया था। डीस्ट्रक्चरिंग में हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई एरे है, कोई एलिमेंट्स है, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स हम बाहर निकाल सकते हैं वेरिएबल में स्टोर करके। इसके लिए हम लोगों ने डीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मेट किया था। जैसे एरे आपका स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से हम उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और डीस्ट्रक्चर करते वक्त हम उसे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, वेरिएबल नेम में स्टोर कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। हमने फिर स्प्रेड ऑपरेटर देखा था। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, डीस्ट्रक्चरिंग जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 डॉट होते हैं और आपके वेरिएबल किसी, आपका जो डेटा जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो किसी कंटेनर में से, जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, तो वो किसी वेरिएबल में ना स्टोर होके वो कॉमा के साथ सेपरेट होके बाहर निकलता है। और हमने रेस्ट ऑपरेटर भी देखा था। रेस्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारा अगर कोई बचा खुचा डाटा है और हम उसे निकालते वक्त किसी कंटेनर में से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना चाहते हैं और बचा खुचा डाटा हम लोग कहीं और स्टोर करना चाहते हैं, ऐसे केस में हम लोग रेस्ट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। रेस्ट ऑपरेटर आपके डेटा को एक तरह से कलेक्ट करता है। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, और साथ ही साथ हमने एक ऑपरेटर भी देखना है, नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर। अब ये सब कुछ क्या है, हम लोग इसे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने अब तक काफ़ी सारे लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग किया है, और हमने ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब भी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे उसका आंसर जो आता है आइदर ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। लेकिन ये केस हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका उपयोग काफ़ी सारी जगह पे कर सकते हो। इवन उससे आउटपुट भी आपका सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं बल्कि और कुछ भी आ सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर है उनका उपयोग आप स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, इन सब वैल्यूओं पे कर सकते हो। दे कैन रिटर्न एनी डेटा टाइप। यहाँ पे जब आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर उपयोग करते हो तो ऐसे केस में वो कोई भी डेटा टाइप रिटर्न करता है, सिर्फ बुलियन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊँ, शॉर्ट सर्किटिंग जनरली इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में आता है। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि अगर आपके दो फेज़ और न्यूट्रल एक जगह कोलैप्स हो गए या फिर टच कर गए तो ऐसे केस में आपका शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाता है, मतलब कि जो आपका जो वर्क था वो बंद हो जाता है एक तरह से। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था, ट्रूथ टेबल देखा था। ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रूथ की कंडीशन है, ट्रू की कंडीशन, हमें थोड़ा उसको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी जो एंड का ट्रूथ टेबल था, एंड किस तरह से लिखते थे हम लोग, डबल एम्परसेंट। इसमें क्या होता था कि कोई भी वैल्यू, कोई भी दो लॉजिकल ऑपरेटर का जो ऑपरेशन था वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स ही होती है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है, और जो और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है। अब एक बात समझिए, अगर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है तो इसकी अदरवाइज वैल्यू, मतलब इन द एक्सेप्शनल सिनेरियो, उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। इसकी वैल्यू ट्रू कब रहती थी, जब दोनों ऑपरेंड ट्रू रहते थे तो ही इसकी वैल्यू ट्रू रहती है। अदरवाइज इन दोनों में से एक भी फॉल्स रहा या फिर ज़ीरो रहा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है। जैसे ट्रू एंड फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड ट्रू, इसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। और फॉल्स एंड फॉल्स, इसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी केस में इसकी वैल्यू फॉल्स है, एक्सेप्शनल केस में ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट सर्किट कराना चाहे, शॉर्ट सर्किट क्या है कि हम लोग किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं। जब हम किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐसा मैकेनिज़्म चाहते हैं कि हमारी कोई एक वैल्यू ट्रिगर हो जाए, या तो ट्रू हो जाए
या तो फॉल्स हो जाए, और जो भी ऑपरेटर हमने लॉजिकल ऑपरेटर उपयोग किया है वो या तो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, एक वैल्यू देखने पे ही। मतलब उसने अगर कोई एक्सेप्शनल वैल्यू या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी अगर इनकाउंटर कर ली तो वो तुरंत रिजल्ट दे देगा विदाउट इवेल्युएटिंग द फर्दर एक्सप्रेशन। कैसे? अब और की केस में हम लोगों ने देखा था, और की केस में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। तो इसकी जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है, अगर आपके दोनों ऑपरेंड फॉल्स रहते हैं तो ही इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, अदरवाइज कोई भी ट्रू रहे, एनी वन ऑफ देम इट्स ट्रू, देन वैल्यू इज, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू रहेगा, अगर दोनों में से एक ट्रू है तो भी ट्रू रहेगा, या फिर फॉल्स एंड और ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा। जनरल केस ये है, मेजॉरिटी ऑफ केस में ट्रू रहेगा, एक्सेप्शनल केस में फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग का उपयोग कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग में इन सभी कंसेप्ट का हमें उपयोग करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट सर्किटिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, शॉर्ट सर्किटिंग में क्या है कि अगर मैं 2-3 ऑपरेंड एक साथ लगा दूँ, तो अगर मैं और की शॉर्ट सर्किटिंग देखूँ तो और की शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, आपका जहाँ तक आपका अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रहा है, अगर आपका ट्रू एनकाउंटर हो रहा है तो वो वहाँ पे ही ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ क्योंकि फॉल्स इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सेप्शनल वैल्यू दोनों ही फॉल्स रहे तो ही फॉल्स होती है। तो ये क्या सर्च करेगा, ये सर्च करेगा ट्रू के लिए। अगर इसको कोई भी एक ट्रू मिल जाता है तो ये अल्टीमेटली ट्रू रिटर्न करने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। ऐसे केस में अगर इसे कहीं भी ट्रू रिटर्न होता है तो वो उस वैल्यू को, ना कि ट्रू को, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब हम शॉर्ट सर्किटिंग का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, यहाँ पे रिटर्न होती है वो वैल्यू जो दिख रही है। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ट्रूथी वैल्यू कौन सी रहेगी। जावास्क्रिप्ट में आपकी 6 वैल्यू थी, कौन सी थी? एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, नैन, ज़ीरो। ये सारी वैल्यू जो है ये फॉल्सी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू है। इसका अर्थ दीज ऑल इवेल्युएट्स टू ज़ीरो और फॉल्स इन जावास्क्रिप्ट व्हेन कन्वर्टेड टू बूलियन। अब ऐसे केस में इनमें से कोई भी एक वैल्यू एनकाउंटर होने पे फॉल्स रहेगा, तो मतलब ट्रू नहीं रहेगा। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू एनकाउंटर होती है तो वो नेक्स्ट वैल्यू को उसके दूसरे ऑपरेंड को चेक करेगा कि उसे वहाँ पे ट्रू मिलता है या नहीं, और अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट ऑपरेंड को चेक करेगा, वहाँ पे भी नहीं मिलता तो भी नेक्स्ट ऑपरेंड को चेक करेगा। और अगर इनमें से कोई नहीं मिला तो एनीवे जावास्क्रिप्ट में बाकी की सारी वैल्यू इनको छोड़ के ट्रू है, तो ऐसे केस में वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो पहली ट्रू वैल्यू रहेगी उसे रिटर्न करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे इन एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है console.log में अगर हम ज़ीरो और अनडिफाइंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो है आपकी वो है आपकी फॉल्सी वैल्यू, ज़ीरो भी फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू, ये भी फॉल्सी वैल्यू। ऐसे केस में यहाँ पे ट्रू नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा या फिर अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, इसे हम देख सकते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है जो फॉल्सी इवैल्यूएट होती है। अब फॉल्स है तो नेक्स्ट ऑपरेंड को देखेगा, वहाँ पे हम लोगों ने और में राम लिख रखा है, यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू या फॉल्स नहीं आएगा, हमारा आएगा राम, जो वैल्यू है ट्रूथी वैल्यू वो आएगी। console.log ट्रू और ज़ीरो, यहाँ पे ट्रू पे ही हमें ट्रू मिल रहा है, ट्रूथी वैल्यू है, एनीवे ट्रूथी वैल्यू है। तो पहली ही वैल्यू अगर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन को ट्रिगर कर रही है तो यहाँ पे आपका दूसरा जो वैल्यू है वो इवैल्यूएट होगा ही नहीं, ट्रू रिटर्न करेगा सिंपली। थर्ड केस में आपका फॉल्स है, फॉल्सी वैल्यू है तो राम रिटर्न करेगा, दूसरी वैल्यू चेक करेगा। अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है, उसे स्किप करेगा, दूसरी वैल्यू भी फॉल्सी है, वहाँ पे आपको वैल्यू रिटर्न करेगा नल, क्योंकि दूसरी वैल्यू चेक हो रही है। अनडिफाइंड और नल और एम्प्टी स्ट्रिंग ज़ीरो, यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू जो है वो ट्रू है, क्योंकि ये सब फॉल्सी वैल्यू है, तो राम तक जाएगा और राम रिटर्न करेगा। अब हमारा
इसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका आउटपुट देखें, सबसे पहली हमारी जो वैल्यू आई है हम लोगों ने देखा था, जो सबसे पहली वैल्यू आई है हमारी, देखिए 0 0 0 सब फॉल्स ही वैल्यू है। लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा अनडिफाइंड रिटर्न किया। फिर एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स ही वैल्यू है, ट्रूथ ही वैल्यू देखेगा कहीं मिलती है क्या, ट्रूथ ही वैल्यू मिली, राम रिटर्न हुआ। फॉल्स ही वैल्यू, राम रिटर्न होगा। ठीक है, ओके राम रिटर्न हुआ है। फिर यहाँ पे नल रिटर्न होगा, और इसमें भी जो लास्ट वैल्यू थी इस केस में, यहाँ पे लास्ट वैल्यू थी हमारी राम, वहाँ पे भी आपका राम रिटर्न होगा। लाइन नंबर 1266 एज सच यहाँ पे राम रिटर्न होना चाहिए था। एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि राम रिटर्न इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे ये है स्पेस। जैसे मैं ये स्पेस रिमूव कर दूँ तो ये देखिए, ये स्पेस भी होता है ना इवन, वो भी आपका ट्रूथ ही वैल्यू होता है। अगर मैं स्पेस को रिमूव कर दूँ तो आपको यहाँ पे राम रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए आपका राम यहाँ पे आउटपुट आया है। तो कंक्लूजन ये है कि आपकी जो एम्प्टी स्पेस है वो भी एक ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, ये तो हमने केस देख लिया जो हमारे और का ट्रूथ टेबल है या फिर और का लॉजिकल ऑपरेटर है, उसकी शॉर्ट सर्किटिंग देख ली। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। हाँ बिल्कुल है, हम लोग क्या करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका ये कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक हमने ऑब्जेक्ट दिया है कॉन्स्ट अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट में हम लोग एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं अकाउंट डॉट बैलेंस, उसमें 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट डॉट मिनिमम बैलेंस भी एक नई प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 रहे। फिर एक लॉजिक लगाते हैं। अब मेरा क्या लॉजिक है, मेरा एक स्कीम है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो वो दिखाई दे, अगर नहीं है तो मिनिमम बैलेंस आपका दिखाई दे। जैसे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 0 है तो आपका बैलेंस 0 दिखाई दे, या फिर यहाँ पे 500 रुपये है, 1000 रुपये है, वो दिखाई दे। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट देखना है, वो कितना है 1000। ठीक है, इस प्रोग्राम को लिखने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इफ इल्स की लूप लगा सकते हैं, एक इफ इल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। इफ में क्या करेंगे हम, इफ अकाउंट डॉट बैलेंस एग्जिस्ट, यहाँ पे मेरी प्रोपोजिशन समझिए, अकाउंट डॉट बैलेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं कंसोल डॉट लॉग में दिखाऊंगा अकाउंट डॉट बैलेंस, जो भी बैलेंस है। एल्स नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, फॉल्स रिटर्न होता है, ऐसे केस में मैं रिटर्न करूंगा अकाउंट डॉट मिनिमम बैलेंस। तो ऐसे केस में मेरा 1000 दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो देखिए, सेव करते हैं इसे और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए मेरा जो रिटर्न आया है, आपकी वैल्यू जो आई है 1000 आई है, मिनिमम बैलेंस जो आया है 1000 आई है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, ऐसा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं अकाउंट डॉट बैलेंस 0 सेट करता हूँ, देखिए आपका अकाउंट डॉट बैलेंस जो है ना वो 0 सेट है। ये ऐसा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अकाउंट डॉट बैलेंस 0 सेट किया है। अब जब ये 0 है तो 0 क्या है, फॉल्स ही वैल्यू है, वो फॉल्स काउंट होती है। तो यहाँ पे जब ये फॉल्स काउंट होती है तो ये पहली कंडीशन में एंटर नहीं करेगा, और आपकी दूसरी कंडीशन अकाउंट डॉट मिनिमम बैलेंस मुझे 1000 दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच इस तरह से है कि इस प्रोग्राम को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया कि आपका इफ़ इल्स के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को आपके टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के साथ किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका कमेंटेड आउट कोड है कि मैं लिखूँगा कॉन्स्ट अवेलेबल बैलेंस 1, और इसे मैं खोल ही देता हूँ। तो ओके, यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्ट लिया, अवेलेबल बैलेंस 1 ले लिया। फिर अकाउंट डॉट बैलेंस, इफ अकाउंट डॉट बैलेंस एग्जिस्ट शो मी अकाउंट डॉट बैलेंस, अदरवाइज शो मी अकाउंट डॉट मिनिमम बैलेंस, और फिर कंसोल डॉट लॉग में मैं कॉन्स्ट अवेलेबल बैलेंस 1 कर देता हूँ। इवन सेम प्रोग्राम को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि हम और ऑपरेटर के साथ लिख सकते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग के साथ भी लिख सकते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग के साथ किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट डॉट कॉन्स्ट अकाउंट डॉट अवेलेबल बैलेंस 2 ले लेते हैं। अवेलेबल बैलेंस 2 ले लिया, फिर हमने क्या किया, अकाउंट डॉट बैलेंस, अगर तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है
अगर तो वो ट्रूथ ही इवेल्यूएट होती है तो क्या करेगा, और की कंडीशन है, और की कंडीशन में पहला ही ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर तो बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो आपका बैलेंस दिखाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट ट्रूथी वैल्यू सर्च करेगा। नेक्स्ट ट्रूथी वैल्यू क्या रहेगी, अकाउंट डॉट मिनिमम बैलेंस, जो कि 1000 है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को 3 तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। पहला है इफ एल्स की कंडीशन, दूसरा है टर्नरी ऑपरेटर जो कि अब तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अब ये जो नई चीज़ देखी है हमने वो है शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तीनों एक जैसे ही काम करेंगे। किस तरह से, अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको, देखिए तीनों में 1000 रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि मेरा जो बैलेंस है ना, वो प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कैसे करती है कि अकाउंट डॉट बैलेंस है, वैलिड प्रॉपर्टी है, वैलिड बैलेंस है। किसी के पास जीरो बैलेंस हो सकता है अकाउंट में, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जब मेरा बैलेंस ज़ीरो है तो वो बैलेंस ज़ीरो दिखाना चाहिए, ना कि मिनिमम बैलेंस दिखाना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे जावास्क्रिप्ट में जो आपकी फॉल्सी वैल्यू है उनमें से एक फॉल्सी वैल्यू है ज़ीरो। जैसे ही इनमें से कोई भी एक वैल्यू इनकाउंटर होती है, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, नैन, ज़ीरो, तो क्या करता है, उसे इवेल्यूएट करता है फॉल्स में। फॉल्स में इवेल्यूएट होता है तो अब आप इसे स्किप कैसे करोगे जब आपको अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है और उसे ही दिखाना है। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए मैकेनिज़्म जहाँ पे आप ये जो नंबर ऑफ फॉल्सी वैल्यू है इसे कम कर सको। कैसे करोगे, यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट आता है नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर। होता क्या है कि जब हम नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर लगाते हैं, नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर किस तरह से होता है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है। जहाँ यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको, इसे अगर बाईपास करना है तो हमारे पास एक ऑपरेटर है नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर। नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर मैं ये 2 क्वेश्चन मार्क दे दूँ, यहाँ पे माइंड वेल जो आपका नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से दिखता है, 2 क्वेश्चन मार्क, एक नहीं 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर है इसे जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सिर्फ 2 वैल्यू फॉल्सी काउंट होती है जब नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर लगाते हैं। पहली है अनडिफाइंड और दूसरी है नल। ये दोनों ही वैल्यू आपकी फॉल्स इवेल्यूएट होती है, अदरवाइज ज़ीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये सब कुछ ट्रूथ ही इवेल्यूएट होता है जब आप नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर लगाते हैं। अगर इसका कमाल देखना है आपको तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1297 में आपका अवेलेबल बैलेंस जो है वो ज़ीरो दिखाएगा इस बार, जबकि ऊपर वाले जो है वो देखिए 1297 लाइन में आपका अवेलेबल बैलेंस जो है ज़ीरो है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो ज़ीरो है वो फॉल्सी इवेल्यूएट नहीं हो रहा है, ज़ीरो को एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये फ़ायदा हुआ हमारा नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर से। ठीक है, तो अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है एंड की शॉर्ट सर्किटिंग। एंड की शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड में क्या होती है आपकी कंडीशन, एंड में कंडीशन इस तरह से होती है कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और उसे कोई बहाना चाहिए कि आपकी वैल्यू को फॉल्स कर दे। तो ऐसे केस में वो क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा पहला फॉल्स। जहाँ भी उसको पहला फॉल्स एनकाउंटर होगा वो उस वैल्यू को, उसे फॉल्स को या फिर उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा और बाकी का पूरा एक्सप्रेशन इवेल्यूएट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसे तो एक बहाना चाहिए कि कहीं भी फॉल्स मिल जाए और मैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, मेरा रंग है फॉल्स का, वो दिखा दूँ। ठीक है, तो ट्रू से थोड़ा अपोजिट है। ट्रू में क्या होता है कि उसे एक बहाना चाहिए कि उसे समहाउ ट्रू करना है एक्सप्रेशन को, उसे कोई भी एक ट्रू मिल जाए तो वो उस ट्रूथ वैल्यू को रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो ट्रूथ ही है। यहाँ पे उसे फॉल्स करना है तो वो सबसे पहले फॉल्स ढूंढेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं console.log में 25 एंड श्याम। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं पहली वैल्यू देखता हूँ तो वो पहली वैल्यू ट्रूथ ही है। अब उसे तो चाहिए फॉल्स वैल्यू, वो देखता है कि कहीं भी मुझे फॉल्स वैल्यू दिख जाए। तो सबसे पहले 25 इज़ अ ट्रूथ ही वैल्यू, तो वो आगे बढ़ेगा और
ट्रू वैल्यू उसके लिए मायने नहीं रखती, उसके लिए चाहिए फॉल्स वैल्यू, तो वो क्या है शाम। दूसरा जैसे ही देखेगा वो भी ट्रूथी वैल्यू है, क्योंकि शाम अ स्ट्रिंग इज़ अ ट्रूथी वैल्यू। अब ट्रूथी वैल्यू में शाम जब देखेगा तो वो ट्रू नहीं रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा शाम। जो भी ट्रूथी वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू उसे रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आपका शाम रिटर्न होगा। दूसरे केस में आपका जो है, पहले केस में शाम रिटर्न होगा, दूसरे केस में आपका जो होगा एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग जो होता है वो फॉल्सी वैल्यू होती है, और फॉल्सी वैल्यू पे ही आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहीं पे आपका सर्किट कट हो जाएगा और आगे इलेक्ट्रिक फ्लो या फिर आपका आगे का इवैल्यूएशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये एम्प्टी स्ट्रिंग एनकाउंटर करता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करते ही वो जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू उसे रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल वैल्यू आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है उसे रिटर्न करेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ट्रू, अब ट्रू है, आगे रिटर्न आगे का चेक करेगा, यहाँ पे आपको फॉल्स मिल गया तो वो 0 रिटर्न करेगा। फॉल्स में आपका पहला ही फॉल्स मिल गया तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड इटसेल्फ इज़ अ फॉल्सी वैल्यू, तो वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू, अगेन ट्रूथी वैल्यू, अगेन ट्रूथी वैल्यू एंड अगेन ट्रूथी वैल्यू। ऐसे केस में वो लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा 100। फिर ट्रूथी वैल्यू, अगेन फॉल्सी वैल्यू। नाउ when it encounters falsy value, it will automatically return falsy value and will not check the rest of the expression, ठीक है। फिर ट्रूथी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू, तो यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। फिर ट्रूथी वैल्यू, लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करेगा फुल स्टैक, ठीक है। ये हो गया आपका जो शॉर्ट सर्किटिंग है एंड की कंडीशन के साथ। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, हाँ बिल्कुल है, इसके रियल लाइफ भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसका सबसे पहले तो इसका आउटपुट देख लेते, ये देखिए आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से आया है। सबसे पहला आपका आएगा शाम, लाइन नंबर 1300 शाम, फिर आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर 0, फिर फॉल्स, फिर अनडिफाइंड, फिर 100 क्योंकि लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू 100 है, 0 क्योंकि सेकंड वाली फॉल्स ही है, फिर यहाँ पे अनडिफाइंड, और लास्ट वाले में आपका फुल स्टैक क्योंकि वो लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया। अब इसका हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि हमारा एक छोटा सा कोड है। इस कोड में क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऊपर का ये इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, तो कंसोल हमारा थोड़ा खाली रहेगा, ओके। हमारे पास सेम एग्जांपल है, हमारे पास कॉन्स्ट अकाउंट है, उसमें हमने कुछ वैल्यू दे दिए। अब हमारा प्रपोजिशन कुछ इस तरह से है कि कॉन्स्ट, हम लोगों ने कॉन्स्ट बैलेंस जो है उसमें एक प्रॉपर्टी सेट कर दिए, बैलेंस है 5000, ठीक है। फिर कॉन्स्ट विड्रॉल अमाउंट से एक हमने वेरिएबल लिया और उसमें हमने एक एक्सप्रेशन स्टोर किया। एक्सप्रेशन क्या है कि एक्सप्रेशन इस तरह से है कि हम लोग कुछ इनपुट लेंगे, इनपुट वैल्यू जैसे लेंगे कि नंबर प्रॉम्प्ट एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉन। अब अगर आपने ये विड्रॉन अमाउंट जो भी आपको विड्रॉन करना है, अगर आपके अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा, रिटर्न नहीं करने देगा ना, वो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। तो मेरा प्रोपोजिशन कुछ इस तरह से है कि कॉन्स्ट मैसेज जो आना चाहिए, मेरा मैसेज कुछ इस तरह से आना चाहिए कि अकाउंट डॉट बैलेंस, अगर अकाउंट डॉट बैलेंस जो है इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू विड्रॉल अमाउंट जो भी आप एंटर करते हैं, ऐसे केस में क्या होगा, ये ट्रूथ ही है फॉल्स इवैल्यूएट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं हम लोग। फिर अगर ये ट्रू है तो वो रिटर्न करे, नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोग एंड की शॉर्ट सर्किटिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे विड्रॉल सक्सेसफुल बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस 5000 है और आपने विड्रॉल अमाउंट 1000 दिया है तो आपकी ट्रूथ ही वैल्यू है। तो ऐसे केस में आपका विड्रॉल सक्सेसफुल होगा, और वो विड्रॉल सक्सेसफुल दिखाने के लिए मुझे क्या एंड की शॉर्ट सर्किटिंग लगानी पड़ रही है, क्योंकि मैं सेकेंड वैल्यू उसका जो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसे रिटर्न करना चाहता हूँ। तो विड्रॉल सक्सेसफुल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे इफ़ मैसेज इज इक्वल टू फॉल्स, अगर मैसेज फॉल्स है, ये जो है ये मैसेज इसमें स्टोर होगी वैल्यू। ऑब्वियसली मैसेज अगर फॉल्स है तो मैं बोलूँगा यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, अदरवाइज मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग मैसेज। मैसेज क्या है, मैसेज की वैल्यू अगर ये ट्रू होता है तो मैसेज की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर होगी विड्रॉल सक्सेसफुल। ध्यान रखना है कि अगर ये पहले एक्सप्रेशन की
अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू आती है तो मैसेज में आपका स्टोर होगा ये वाली वैल्यू, विड्रॉल सक्सेसफुल, क्योंकि एंड की शॉर्ट सर्किटिंग है। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है तो उसे तो बहाना चाहिए कि समहाउ वो फॉल्स कर दे। ऐसे केस में यहाँ पे इसकी वैल्यू, मैसेज की वैल्यू बन जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लूप लगाई है। अब इसे रन करते हैं, इसी प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग इसे रन करेंगे। देखिए, एंटर द अमाउंट। अब जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट देता हूँ 1000, 1000 इज़ लेस देन 5000, ऐसे केस में विड्रॉल सक्सेसफुल आना चाहिए मेरा। देखिए, विड्रॉल सक्सेसफुल। अगर मैं इसे विड्रॉल को अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा अमाउंट कर दो, 8000 कर दूँ, ऐसे केस में यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये एक हमने छोटा सा एग्जांपल देखा जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किटिंग का उपयोग किन एग्जांपल्स में हो सकता है। इसके बहुत सारे और एक भी एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे कोड होते हैं जिसमें इसके एग्जांपल आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंड अलोन एग्जांपल लिया है। एज सच ऐसे होता नहीं है, थोड़े अलग ही तरह के कोड आते हैं जब रियल लाइफ में आते हैं। तो एनीवे, हम लोगों ने इसे समझ लिया। अब यहाँ पे हमने आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना है कि आपका जो फॉल्सी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू क्या होती है, जो आपकी अगर मैं बूलियन में कन्वर्ट करूँ तो वो फॉल्स रिटर्न होगी। और जावास्क्रिप्ट में हमने देखा है कि बूलियन, अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, नैन, ज़ीरो, ये सब वैल्यू एंड इवन फॉल्स, ये 6 वैल्यू, इन सभी वैल्यू को फॉल्स में रिटर्न किया जाता है, अदरवाइज वो ट्रूथ ही होती है। जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमें सीखना है वो है लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, तो हम लोगों ने अब तक क्या है, और की कंडीशन या एंड की कंडीशन या फिर इवन शॉर्ट सर्किटिंग में हम लोगों ने देखा कि कोड थोड़ा हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली उसकी वैल्यू लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। किस तरह से, या फिर कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। कैसे, तो मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे मेरा एक एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक शॉप है। बाय द वे, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी फॉल्स ही रिटर्न होगी। देखिए, ये सब की सब फॉल्स रिटर्न हुई है। ओके, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। किसी चीज़ की अगर मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। मेरे पास एक ऑप्शन है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि और की कंडीशन लगाऊंगा, वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल समझिए आप, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है शॉप 1, और शॉप 1 में उसकी एक प्रॉपर्टी है नेम। शॉप का नेम है बेकर्स डिलाइट, और फिर उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की एक प्रॉपर्टी है जिसमें 8 एम्प्लॉई है। ठीक है, फिर मेरे पास एक शॉप 2 करके ऑब्जेक्ट है, उसमें मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेम, उसका नाम है स्वीट ट्रीट्स, और उसका ओनर का नाम है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, ओनर है, ओनर है एमिली कार्टर। ओके, सो गुड सो फार। अब यहाँ पे मैं और की कंडीशन उपयोग करके सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय नंबर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का काउंट है, तो वो जो है वही रहेगा। अदरवाइज मैं डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय 5 सेट करना चाहता हूँ, 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैं सेट करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारे शॉप्स का डेटा आया और कुछ में मेरे एम्प्लॉय का डेटा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, और कुछ में नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्रामर या फिर मैं उस शॉप में डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ जो आपके एम्प्लॉय है उसे कुछ 5 जैसे नॉमिनल वैल्यू पे सेट कर दूँ। अगर तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती नहीं तो ही, अगर एग्जिस्ट करती है तो जो रहेगा वही रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि शॉप 1 डॉट एम्प्लॉय, जैसे मैंने क्या किया, शॉप 1 डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ इस कंडीशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपकी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं और की कंडीशन के साथ कर सकता हूँ, और की शॉर्ट सर्किटिंग के साथ, कि शॉप 1 डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर आपकी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो ये क्या रिटर्न करेगी, ये करेगी ट्रू रिटर्न करेगी। और की कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि वो शॉर्ट सर्किट कहाँ पे होता है, शॉर्ट सर्किटिंग और की ट्रू पे होती है।
जैसे ही वो ट्रू एनकाउंटर करता है उसे एक बहाना मिल जाता है कि आपके एक्सप्रेशन को एनीवे वो ट्रू रिटर्न करने वाला है। ऐसे केस में जो आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वही रहेगा। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो था वो कुछ, देखिए यहाँ पे ये जो है अगर ये ट्रूथ ही इवेल्यूएट होती है तो जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग होगी वो इसी पे होगी और इसी वैल्यू को रिटर्न करेगी, इसमें स्टोर करेगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8 सेट कर दी जो कि 8 ऑलरेडी है। लेकिन दूसरे केस में, पहले केस में क्या है कि मेरा ओनर नहीं है, ओनर का नाम नहीं है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे केस में शॉप वन डॉट ओनर अगर मैं सेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए शॉप वन डॉट ओनर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे में ये इवेल्यूएट हो रही है फॉल्सी और वो सर्च करेगा ट्रूथ वैल्यू के लिए। ऐसे केस में वो और की कंडीशन में नेक्स्ट वैल्यू देखेगा। वहाँ पे सेट कर रखी है हमने सचिन, तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी बनेगी। क्या प्रॉपर्टी बनेगी? ये सचिन जो है वो आपका ओनर में स्टोर होगा और शॉप वन डॉट ओनर, तो यहाँ पे ओनर करके एक नई प्रॉपर्टी बनेगी और उसकी वैल्यू होगी सचिन। अगर हम इसे देखें तो आप कंसोल में देख सकेंगे। इवन शॉप 2 में देखिए, शॉप 2 में क्या है, मेरा ओनर का नाम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसे केस में मैं डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय 5 रखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, शॉप 2 डॉट एम्प्लॉय पहला तरीका है मेरा। ये तो हम लोग क्या है बिल्कुल रफ जो पुराना तरीका है उसको देख रहे हैं कि ये कोड हम थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं कि हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं और उस प्रॉपर्टी में फिर से उस प्रॉपर्टी देखिए ये कोड यहाँ पे इतना लिखा और ये लिखा, फिर से क्या है टोटोलॉजी हो गया, वो फिर से बार बार रिपीटेशन लिख रहा है, ये ड्राई प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा और शॉर्टकट तरीका देखना है और उसे हम लोग देखेंगे, लेकिन जनरली हम लोग किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं। तो शॉप 2 डॉट एम्प्लॉय अगर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो शॉप 2 में एम्प्लॉय है, हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है तो वो प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा नहीं शॉप 2 डॉट एम्प्लॉय और उसे पहली वाली यहाँ पे ये रिटर्न होगी फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न होगी नेक्स्ट वाली इवैल्यूएट करेगी, ये ट्रूथ ही है, ट्रूथ ही वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसमें स्टोर करेगा और यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉय और उसका नम एम्प्लॉय ये सेट होगी 5 पे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करना है मुझे ओनर, तो अगर ओनर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किटिंग ट्रू पे होगी, तो जो ओनर है ऑलरेडी एग्जिस्ट एमिली कार्टर वही रहेगा। इसे हम लोग देख सकते हैं। अगर हम देखें इसे तो आपके यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए पहले वाले में एम्प्लॉय जितना था 8 वही हो गया, फिर उसका जो ओनर है उसका नाम चेंज हो गया सचिन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ये ऑब्जेक्ट लॉग किया शॉप 1 डॉट ओनर। देखिए आपका शॉप 1 डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8, शॉप 1 डॉट ओनर सचिन, फिर शॉप 2 डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5, शॉप 2 डॉट ओनर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एमिली कार्टर, ठीक है। इसे हम लोग और शॉर्टकट में लिख सकते हैं किस तरह से। अब ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने का एक ओल्ड तरीका। हम लोग इसका एक एडवांस वर्जन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा शॉप 1 था उसमें एक नई प्रॉपर्टी सेट करनी है कि अगर उसमें कुछ एक नई प्रॉपर्टी है जैसे इस कॉफ़ी अवेलेबल, तो वो हम लोग अगर तो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो वो बोलेगी हाँ जो एग्जिस्ट करती है वही, अदरवाइज़ हम लोग सेट करेंगे हाँ कॉफ़ी अवेलेबल है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहला तरीका है कि मैं ये और की शॉर्ट सर्किटिंग उसके तरह से जा सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा शॉप 1 है, शॉप 1 डॉट इज़ कॉफ़ी अवेलेबल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करता था, पहले ही इस कॉफ़ी अवेलेबल अगर है तो मैं यहाँ पे फिर लिखता था शॉप 1 डॉट इस कॉफ़ी अवेलेबल, फिर और लिखता था, और फिर अगर है तो यहाँ पे अगर तो ये ट्रूथ ही वैल्यू है तो ये ट्रूथ ही जो है वही रहेगी, अदरवाइज़ फिर मैं बोलूँगा यस, कुछ इस तरह से लिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, शॉप 1 को कंसोल लॉग में फिर से एक बार कंसोल लॉग में शॉप 1 को
ले लेता हूँ। और जैसे मैं शॉप 1 को देखता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई है, इस कॉफ़ी अवेलेबल, यस। अब इसी को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको हटा दूँ यहाँ से और इवन इसी को भी हटा दूँ, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इटसेल्फ ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो वही रहेगी, अदरवाइज और इक्वल टू, इसे कहते हैं, इस सिंबल को जो कहते हैं कि और, अगर तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो यही रहेगी, अदरवाइज असाइन दिस टू एस। तो ऐसे केस में आपका ये भी काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और फिर से लॉक करूँ तो यहाँ पे देखिए, इस कॉफ़ी अवेलेबल, हाँ बिल्कुल यस अवेलेबल। फिर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इज़ चॉकलेट अवेलेबल, मैं यहाँ करूँगा नो, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही रहेगी, अदरवाइज़ नो आएगा। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर से अगर इसमें यहाँ पे देखूँ तो देखिए, इस चॉकलेट अवेलेबल, नो, चॉकलेट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को करूँ तो क्या होगा, शॉप वन में मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं अगर देखूँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, नेम है, ठीक है। शॉप 1 का नेम जो है मेरा बेकर्स डिलाइट है। मैं इसे अगर मैं सेट करूँ कुछ इस तरह से, अगर तो एग्जिस्ट करता है तो जो है वही रहेगा, अदरवाइज़ मैं इसे करता हूँ CCD, कैफ़ी कॉफ़ी डे, ठीक है। अब मैं इसे फिर से लॉक करता हूँ तो देखिए जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका बेकर्स डिलाइट जो ऑलरेडी नाम था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से ही ऑलरेडी से एग्जिस्ट करती थी, ऐसे केस में आपकी वैल्यू वो चेंज नहीं हुआ, जो डिफ़ॉल्ट थी वही थी, जो आपकी है उसका नाम था बेकर्स डिलाइट, वो बेकर्स डिलाइट जैसे कि वैसा है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोग इसे बदल देते, ठीक है। ये तो हो गई आपकी और का लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकली हम लोगों ने असाइन कर दिया। एंड के साथ भी सेम केस है कि हम लोग एंड के साथ वाली भी केस देख लेते हैं एक बार। लॉजिकल एंड, हम लोग इसे थोड़ा कमेंट आउट कर लेते हैं, कंसोल क्लियर रहेगा, ओके। लॉजिकल में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक लॉजिकल एंड में आपका होगा क्या कि जो आपकी वैल्यू है उसे मास्क कर सकते हैं एक तरह से। किस तरह से कि मैं अगर चाहूँ कि जैसे आपका एक असाइनमेंट है छोटा सा कि आपके एरिया में बहुत सारी शॉप है और आपके एरिया में एक इंसर्जेंसी चल रही है, इंसर्जेंसी इन द सेंस कुछ आर्म्ड रिबेलियन वगैरह या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ऐसे केस में आप वो जो शॉप ओनर है उनकी आइडेंटिटी डेटाबेस में से हाइड करना चाहते हो ताकि किसी को पता ना चले। तो आप क्या चाहोगे कि अगर तो कोई शॉप ओनर है तो उसका नाम चेंज होकर गवर्नमेंट ओन हो जाए। अगर तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, आपके डेटाबेस, आपके पास बहुत सारे दुकानों का डेटाबेस है, अगर तो उसमें शॉप ओनर की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, तो उस केस में आप उसको छेड़ोगे नहीं, जैसा है वैसा रहने दोगे, अनडिफाइंड लिख दोगे, वहाँ पे अनडिफाइंड कर देना है। और अगर किसी शॉप ओनर का नाम डेटाबेस में है तो उस जगह आपको सेट करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आपकी वैल्यू जो नई वैल्यू असाइन करनी है आपको वो है गवर्नमेंट ओन या फिर गवर्नमेंट स्टोर, कुछ इस तरह से। तो जैसे मेरे पास एक शॉप 3 है, बेकर्स डिलाइट, ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ वही है, सेम केस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एंड ऑपरेटर के साथ मैं क्या करूँगा, एक मेरा लॉन्ग कट है पहला, सेम उसमें जो देखा था हमने एंड असाइनमेंट में, इसमें भी हमें वही देखना है कि अगर शॉप 3 डॉट ओनर एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करूँगा, एंड की कंडीशन लगाऊंगा। एंड की कंडीशन में जब मैं एंड की शॉर्ट सर्किटिंग करता हूँ तो एंड की शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, मैं चेक करूँगा शॉप 3 डॉट ओनर एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ, अगर तो मेरा शॉप 3 डॉट ओनर ट्रू है, जैसे पहले केस में मेरा नेम है नहीं, यहाँ पे ओनर नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पे एंड की शॉर्ट सर्किटिंग हमने लगाई है, और जैसे एंड की शॉर्ट सर्किटिंग लगाते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, तो ऐसे केस में वो बहाना ढूंढेगा कि उसे फॉल्स मिल जाए, उसे फॉल्स मिल गया है, वो तुरंत उसे फॉल्स को, या फिर जो अनडिफाइंड है, क्योंकि शॉप 3 डॉट ओनर तो क्या है, फॉल्स एज सच वो फॉल्स ही वैल्यू है, बट वैल्यू उसकी अनडिफाइंड है, ठीक है।
तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होने के कारण यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। दूसरी केस shop4 डॉट ओनर। अब जैसे ये shop4 है, shop4 में क्या है, ओनर है, एमिली कार्टर एग्जिस्ट कर दिया, अब इनकी जान को खतरा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो हम उनकी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं। तो डेटाबेस में नाम है लेकिन हम लोग कुछ और नाम मास्क करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, shop4 डॉट ओनर अगर तो एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा, ये ट्रूथ ही रिटर्न करेगा। ट्रूथ ही रिटर्न करेगा तो एंड के शॉर्ट सर्किटिंग में वो सर्च करता है फॉल्स ही वैल्यू, तो वो इस पे समाधानी नहीं होगा, वो नेक्स्ट वैल्यू देखेगा, वहाँ पे देखेगा गवर्नमेंट ओन। तो यहाँ पे जो shop4 डॉट ओनर आपका एमिली कार्टर थी, यहाँ पे वो बन जाएगा गवर्नमेंट ओन। और अगर मैं इसको लॉक करूँ तो वो आपका जो एमिली कार्टर की आइडेंटिटी है इस बार आपने हाइड कर दी और वहाँ पे आपने कर दिया गवर्नमेंट ओन। किस तरह से, अगर मैं shop3 डॉट ओनर करूँ और shop4 डॉट ओनर करूँ तो आपको अनडिफाइंड और गवर्नमेंट ओन देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेव एंड हियर यू गो। देखिए सबसे पहले केस में आपका आया है अनडिफाइंड और दूसरे केस में गवर्नमेंट ओन्ड। यहाँ पे हमने क्या किया, एंड की शॉर्ट सर्किटिंग लगाई। अब इसी चीज़ को हम लोग लॉजिकली एंड असाइनमेंट के साथ कर सकते हैं। किस तरह से, लॉजिकली एंड असाइनमेंट के साथ कुछ इस तरह से करना है कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या है, ये टॉटोलॉजी की, ये कोड को थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया कि पहले हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की, उसके बाद में अगर प्रॉपर्टी है तो फिर उसके बाद हमने शॉर्ट सर्किटिंग की। ये इतना लंबा नहीं करना है, हमने क्या करना है, सिर्फ shop3 डॉट ओनर इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो वही रहेगा, अदरवाइज एंड इक्वल टू असाइन इट टू, लॉजिकली एंड असाइनमेंट किया हमने। अगर नहीं है तो उसे असाइनमेंट करो गवर्नमेंट ओन के साथ, इवन इन द फोर्थ केस अगर नहीं है तो उसे असाइन करो गवर्नमेंट ओन के साथ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू है कुछ इस तरह से आ चुकी है। देखिए दूसरे केस में हमारी अनडिफाइंड आ गई है, अगर तो एग्जिस्ट करती है तो पहले इस केस में क्या होगा, shop3 डॉट ओनर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको तो बहाना चाहिए कि फॉल्स हो जाए, फॉल्स यानी अनडिफाइंड है, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा और दूसरे केस में आपका गवर्नमेंट ओन असाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ केस में हमारी वैलिड वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो दो ऑपरेटर हमने लॉजिकल असाइनमेंट और लॉजिकल एंड असाइनमेंट एंड लॉजिकल और असाइनमेंट हमने देखा, यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि हमें ज़ीरो भी इनकाउंटर हो। अब ज़ीरो को वो फॉल्स ही वैल्यू ट्रीट करेगा, ऐसे केस में हम चाहते हैं कि उसे फॉल्स ना ट्रीट किया जाए, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसे भी फॉल्स ना ट्रीट किया जाए। ऐसे केस में हम चाहेंगे कि कुछ हमारे पास मैकेनिज़्म हो, और इसके लिए हमारे पास मैकेनिज़्म है, वो है आपका नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर। नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर को इसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे कुछ एक डेटा है कि जैसे गवर्नमेंट के पास एक डेटा बेस है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब हर कॉलेजेस में क्या है, हर उस डेटाबेस में हर कॉलेज में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितनी है ये पता नहीं है। ऐसे केस में एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है डेटाबेस का कि उसमें 5 एम्प्लॉय अगर नहीं है तो 5 एम्प्लॉय असाइन कर दो, या फिर 100 एम्प्लॉय असाइन कर दो, कुछ इस तरह से। हमारा पहला कॉलेज है GIT कॉलेज, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 0 है। अब कॉलेज बंद पड़ चुका है, एक तरह से कॉलेज बंद ही है, ज़ीरो इज़ अ वैलिड वैल्यू, 0 वैलिड वैल्यू है। कॉलेज 2 में ट्रिपल ITM है हमारे पास, और उसमें ओनर है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय नहीं है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ओनर है उसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर उसमें एम्प्लॉय नंबर नहीं है तो 100 असाइन कर दो। हमने क्या किया, कॉलेज 1 डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और अगर एग्जिस्ट करता है तो जो है वही रहेगा, अदरवाइज 100 रहेगा। अब पहली केस में क्या होता है, कॉलेज 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो वैलिड प्रॉपर्टी है। ये कॉलेज तो बंद पड़ चुका है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय 0 है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, 100 एम्प्लॉय असाइन कर देगा। लेकिन ये तो लॉजिकल फैलेसी हो गई, ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल डाटा जो है कॉलेज का नंबर ऑफ एम्प्लॉय 0 इज़ अ पॉसिबल वैल्यू, कॉलेज बंद पड़ सकता है।
ऐसे केस में अगर वो 0 है तो 0 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेगा, वो इस 0 को वो न फॉल्सी वैल्यू कंसिडर करेगा और 100 असाइन कर देगा। ऐसे केस में 100 आउटपुट आएगा। लाइन नंबर 1392 में आपको 0 वैल्यू 1392 देखिए, यहाँ पे आपके 100 एम्प्लॉय आ चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए, जीआईटी कॉलेज बंद पड़ चुका है। तो यहाँ पे इस केस में आपको नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर का उपयोग पड़ेगा। नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर क्यों? क्योंकि वो आपके सिर्फ दो वैल्यू, जैसे आपकी अनडिफाइंड और नल, इन दो वैल्यू को ही फॉल्स कंसिडर करता है, बाकी सबको वो ट्रूथी वैल्यू कंसिडर करता है। इवन 0 को भी वो ट्रूथी वैल्यू कंसिडर करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को भी वो ट्रूथी वैल्यू कंसिडर करेगा। ऐसे केस में हमें लगाना है नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर कुछ इस तरह से, कॉलेज 1 डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क, अगर तो है तो 0 है तो 0 देगा, अदरवाइज 100 देगा। इस केस में आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय 0 आएगा। किस तरह से हम लोग देखते हैं 1406 में 1406 में आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ, ओके ये ऊपर की प्रॉपर्टी से आ रहा है ना, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसे हम लोगों को कमेंट आउट करना पड़ेगा। नाउ अगर हम लोग देखें तो देखिए आपका जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 0 है, ठीक है। और जो आपका ट्रिपल आईटीएम था उसमें प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ट्रिपल आईटीएम कॉलेज में, कॉलेज नंबर 2 में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट 100 सेट कर दिया। वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो लॉजिकल नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर असाइनमेंट के साथ भी किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज हमने देखा ट्रूथी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू क्या होती है, उनका रिवीजन किया। फिर हमने शॉर्ट सर्किटिंग देखी और में, शॉर्ट सर्किटिंग देखी एंड में, फिर लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर देखा। लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर हमने एंड और दोनों के साथ देखा। नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर क्या होता है ये भी देखा। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हमें एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑप्शन चेनिंग, ये सब कुछ क्या होता है इन्हें देखना है। तो आज के इस असेंबली को यहीं पे एडजॉर्न करते हैं। थैंक यू।